नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। मैं हूं नीलू व्यास। हर हफ्ते मैं आपके लिए लेकर आती हूं देश के उन नन्हे मुन्ने बच्चों की दास्तान जिनकी ज़िंदगी में खुशियां बहुत दूर हैं। हाशिए पर रहने वाले इन बच्चों को पढ़ाई करना, खेलना कूदना, अपनों का प्यार मिलना एक सपना सा है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज की बड़ी मुहिम है जिसे हम लगातार जारी रखना चाहते हैं। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात कर रहे हैं डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ की और उससे होने वाले परेशानियों के बारे में। अपने इस प्रोग्राम में हम आपको उन लोगों से मिलवाएंगे जो इन परेशानियों से जूझ रहे हैं, उन माँ बाप के बारे में बताएंगे जिनके कलेजे के टुकड़े इस डिसेबिलिटीज़ से ग्रस्त हैं। हम इस विषय पर स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों से चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये उड़ीसा की एक रिपोर्ट। देखिए। दुनिया में ऐसे न जाने कितने बच्चे हैं जो इस तरह की कभी न ठीक होने वाली मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं। कलेजे के इन टुकड़ों का दुख जीवन भर माँ बाप को देखना सहना पड़ता है और इसी के साथ जीना पड़ता है। क्या करें, इस मानसिक रोग का कोई ठोस इलाज नहीं है। अनुराग मोहंता जैसे कितने बच्चे इस तरह की लाइलाज बीमारी के शिकार हैं। ओडिशा के रहने वाले अनुराग को डाउन सिंड्रोम है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद माता पिता ने हर संभव इलाज कराने की कोशिश की। अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन लाइलाज बीमारी है, इसलिए हर जगह निराशा ही हाथ लगी। डॉक्टर्स ने अनुराग के माता पिता को बताया कि ये एक आनुवांशिक रोग है जो कभी ठीक नहीं हो सकता। अपना खुद का काम खुद नहीं कर पाता है, इसीलिए तो हमको उसको मदद करना पड़ता है। जैसे वो बच्चा अभी 11 साल है, वो हो गया है, और 11 साल के बच्चे नॉर्मली जो बच्चे 11 साल का जो जैसा काम करते हैं वो ऐसा नहीं कर पाता है। ऐसी ही लाइलाज बीमारी से ओडिशा के कयोंझर में रहने वाले मिथुन मुंडा भी पिछले 15 सालों से जूझ रहे हैं। ये ना तो बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से इनका इलाज नहीं हो पाया, लेकिन जानकारों का कहना है कि अगर इलाज कराया भी जाता तो ये ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। स्वयंसेवी संस्थाओं की वजह से ऐसी मासूमों की जानकारी हम तक आ जाती है, लेकिन जरा सोचिए, न जाने ऐसे कितने मामले हैं जिनके बारे में ना तो सरकार के पास कोई रिकॉर्ड है और ना ही स्वयंसेवी संस्थाओं को इसकी जानकारी है। एस्पायर जैसी स्वयंसेवी संस्था ने ऐसे लोगों की जानकारी और मदद करने का बीड़ा उठाया है। तो आपने ये रिपोर्ट देखी जो उड़ीसा से है, लेकिन अगर मैं आपको एक फिगर बताऊं कि 1990 में कितनी संख्या थी ऐसे बच्चों की जिनको डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी थी। अगर उस संख्या की मैं बात करूं तो लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो कि डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं। और इनके लिए क्या सिस्टम बनाया गया है, सरकार के सामने क्या चुनौतियां हैं, डॉक्टर्स और जो NGOs हैं वो इसे कैसे देखते हैं, आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ 3 बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर निमेश देसाई जो कि डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज, बहुत रिनाउंड साइकाइट्रिस्ट हैं और एक बहुत ही रिनाउंड पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रही हैं रेनू सिंह जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है यंग लाइव्स रिसर्च एंड पॉलिसी सेंटर की। शी हैज़ ऑल्सो बीन अ डायरेक्टर ऑफ स्कूल ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंसेज यूनिवर्सिटी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं दयाराम जो कि सेक्रेटरी हैं एस्पायर NGO के। एस्पायर वो NGO है जो स्वराज
एक्सप्रेस के साथ कोलैबोरेट कर रही है, सपोर्टेड बाय टाटा स्टील फाउंडेशन, और हम इस मुहिम को एस्पायर के साथ हर हफ्ते जारी रख रहे हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, ये हमारे लिए सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक ऐसी कैंपेन है उन छोटे बच्चों के लिए जो कि आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स से ग्रसित है। तो आप तीनों मेहमानों का एक बार फिर से मैं स्वागत करूंगी और आज की चर्चा में डॉक्टर देसाई के साथ बढ़ाना चाहूंगी। डॉक्टर देसाई, जब हम बात करते हैं डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी की, तो एक आम धारणा बनती है कि जहां पर हम इसे एक मानसिक रोग से जोड़ते हैं, बहुत सारे लोगों को इसका डिफरेंस भी नहीं पता है। तो बहुत ब्रीफली अगर आप इसे समझा सकें कि व्हाट एग्जैक्टली इज डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी एंड इज इट रियली कनेक्टेड विद एनी काइंड ऑफ मेंटल इलनेस? बहुत अच्छे, नमस्कार जी। आप मानसिक बीमारी या मानसिक रोग पूर्णतः ब्रेन और माइंड का विकास हो उसके बाद लगने वाली बीमारी। मुझे 15, 17, 20, 25 या 45 की उम्र में कोई और मानसिक बीमारी हो, ये एक बात है। अगर गर्भ के दौरान या जन्म के वक्त ब्रेन डेवलपमेंट पे अगर कुछ आंशिक या पूर्णतः असर हो तो वो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर माना जाएगा। मानसिक बीमारियों का इलाज संभव है करीब 99, मैं कहूँगा 100%। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट नहीं संभव है, लेकिन जो पॉजिटिव मैसेज है वो ये है कि पुनर्वास और रिहेबिलिटेशन संभव है। उनकी बहुत सारी और खूबियां और खासियतें इन बच्चों की जो हो उनको उजागर किया जाए। किसी एक एरिया में अगर डेवलपमेंटल डिले हो या ओवरऑल डिले हो, जिसको हम कहते थे पहले मेंटल रिटार्डेशन, इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट, तो पूरी बुद्धिमत्ता की विकास की कमी हो या किसी एकाधी चीज में कमी हो तो उसके लिए पुनर्वास करना पड़ेगा। इलाज नहीं संभव है। इलाज संभव नहीं है लेकिन पुनर्वास करना होगा, रिहैबिलिटेशन करना होगा। रेणु, आपके पास आएंगे, कितनी बड़ी चुनौती है अगर हम रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं। लॉज हैं, चाहे वो डिसेबिलिटी लॉ हो, मेंटल हेल्थ लॉ हो जिसमें चेंजेस आए थे, तो क्या लेजिस्लेशन से क्या हम कुछ सिस्टमिक चेंजेस ऐसे ला पाए हैं जिसकी जरिए हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकें? तो मुझे लगता है कि जैसे अभी डॉक्टर देसाई ने कहा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात पुनर्वास की ये है कि हम लोग अर्ली इंटरवेंशन करें, तो बच्चे मतलब बहुत जल्द उनको इंटरवेंशन हो, उनका पुनर्वास हो पाए, जिसकी जो भी, क्योंकि वो उस समय जो हम लोग कहते हैं कि जो साइनेप्सिस है वो हम लोग बिल्ड कर सकते हैं इंटरवेंशन के थ्रू। इसका मतलब जो हम लोग ब्रेन में जो हम लोगों की कनेक्शंस है वो नए कनेक्शंस, न्यूरल कनेक्शंस बन सकते हैं। तो इसलिए 6 साल से पहले बहुत जरूरत है कि हम लोग उस तरह का अर्ली इंटरवेंशन करें। और आज के दिन अगर हम अर्ली इंटरवेंशन को देख के बात करें तो चाहे वो बच्चे को स्पीच थेरेपी चाहिए है या फिजियोथेरेपी चाहिए है या उसको अगर सेरेब्रल पॉल्सी बच्चा है तो उसको बहुत सारी एक्सरसाइजेज, उसकी बहुत सारी पॉस्चरिंग करनी पड़ती है, फीडिंग पर काम करना पड़ता है, माँ बाप की ट्रेनिंग करनी पड़ती है क्योंकि वो किस तरह बच्चे को बिठाएं, सुलाएं, उसको खाना दें। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर अगर हम देखें तो हमारी ICDS सबसे बड़ा प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड चलाती है। तो आप देखेंगे आंगनबाड़ी हर गांव में है, मगर इशू ये है कि आज हम लोग उनकी क्षमता नहीं बढ़ा पाए हैं कि वो इस तरह के डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज के साथ काम कर सकें। बिल्कुल, हम लोगों के बहुत सारे और आशा वर्कर्स भी हैं, ANMs भी हैं, मगर वही बात है कि हमारे को सिस्टम में शायद बहुत सारे उस तरह के स्किल्ड वर्कर्स लाने पड़ेंगे जो अर्ली इंटरवेंशन दे पाए, क्योंकि इससे बच्चों के जो प्रोग्नोसिस है, जो लॉन्ग टर्म आउटकम्स है, उस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर हम उन 6 सालों से पहले हम लोग बहुत काम कर सके बच्चे के साथ। तो आप कह रहे हैं कि सिस्टम्स हैं हमारे पास, लेकिन जो स्किल्ड मैन पावर की एक प्रॉब्लम है वो एक सीरियस प्रॉब्लम है, एक सीरियस कंसर्न है, जिसकी वजह से जो चुनौतियां हैं वो आ रही हैं। दया, आप ग्रास रूट पर काम कर रहे हैं और जिस
और उड़ीसा के केओंझर की जो हमने स्टोरी दिखाई है अपने चैनल पर, उसमें साफ दिख रहा है कि इकोनॉमिक बर्डन एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से पेरेंट्स हों चाहे जो भी जो रिलेटिव्स हैं वो काम ज़्यादा इस पर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पे आपको क्या प्रॉब्लम नज़र आती है, चाहे अंडर 5 की जब हम बात करते हैं, अंडर 5 के जो बच्चे हैं और अर्ली इंटरवेंशन जैसा रेनू कह रही थी कि उसमें स्पीच थेरेपी है या हियरिंग इम्पेयरमेंट को अगर एड्रेस करना है, सो व्हाट आर द रियल प्रॉब्लम्स व्हिच यू आर फेसिंग ऑन द ग्राउंड? कई तरह की दिक्कतें हैं, तो पेरेंट्स को ठीक से पता नहीं है कि वो क्या करे। और जैसा कि रेनू ने और दूसरे हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि ये क्षमता का भी सवाल है। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है जो 6 से पहले उम्र के बच्चों के साथ काम करते हैं उनको भी बहुत जानकारी नहीं है, वो इतना ज्यादा बोझ है दूसरे कामों का उसको देख नहीं पाते। जब ये स्कूल के बीच आता है तो अभी सरकार ने निर्णय किया कि जो भी स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन है सबको इंटीग्रेटेड रूप से स्कूल में ही उसका समाधान ढूंढा जाएगा, एक साथ किया जाएगा। अब वो सेम प्रॉब्लम स्कूल में आती है कि प्रावधान तो हमने रखा है कि हर बच्चे पे 3,000 रुपए है, उसके आप ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, बट वस्तुतः तो कुछ हो नहीं रहा है। छोटे छोटे स्कूल है जहाँ 2 टीचर है, 3 टीचर, 1 टीचर है और वहाँ इस तरह ट्रेनिंग नहीं है। तो कुछ बच्चों के साथ तो काम हो पाता है जो फिजिकली चैलेंज है या जिनके हियरिंग इम्पेयर है, उनके लिए इंस्टीट्यूशंस भी है और उनके साथ हम काम कर पाते हैं, उनका इंटीग्रेशन भी संभव हो पाता है स्कूल में काम करके और बाकी शिक्षक के साथ काम करके। जो खास इस तरह के जो बच्चे हैं सेरेब्रल पैलेसी वाले हैं या इस तरह के डेवलपमेंटल चैलेंज वाले, उसकी कोई व्यवस्था है नहीं। जहां तक इस बच्चे की बात है, इसके पिताजी इसको लेके भुवनेश्वर तक गए, उन्होंने देखा है एक स्पेशल स्कूल है, बट वहां की अवस्था देख के वो घबरा गए। उन को लगा कि नहीं, जिस तरह से बच्चों के साथ व्यवहार हो रहा है वो अपने बच्चे को नहीं छोड़ना चाहते। तो हमारा प्रयास यही है, एक तो हर एक बच्चे को काउंट करो, उनके साथ करो। जो बच्चे खास करके जो ब्लाइंड है उनके लिए बहुत व्यवस्था है, वो हम ब्लाइंड स्कूलों में डालते हैं। जो फिजिकली चैलेंज है वो बहुत अच्छे से इंटीग्रेट हो जाते हैं बच्चों के साथ काउंसलिंग करके, उनके साथ काउंसलिंग करके। तो इस तरह के जो जिनका डेवलपमेंटल चैलेंज है वो सबसे ज्यादा मुश्किल है। आपने देखा ये बच्चा भी स्कूल जा रहा है, एक सहयोग है कर रहा है, इस तरह के जितने बच्चे हैं, बट उनको जितनी मदद मिलनी चाहिए उनके विकास के लिए वो स्किल नहीं है, वो एक्सपर्टीज नहीं है वहाँ पे। और हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लगातार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के साथ, बट बहुत ज्यादा इस पर कुछ नहीं कर पाए। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दया उठाया कि उन्हें मेन स्ट्रीम में कैसे लेके आया जाए ऐसे बच्चों को जो कि डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी से ग्रसित है। डॉक्टर देसाई, आपसे पूछूंगी कि इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, इसको दोनों को एक आई थिंक इट्स जस्ट लाइक 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, कि एक तरफ हम इंक्लूजन की बात कर रहे हैं कि ऐसे बच्चों को हम कैसे इंक्लूसिव इनके लिए सारी चीज़ें करें, सोसाइटी इनके लिए इंक्लूसिव बनाए। दूसरी तरफ है कि दे आर फेसिंग अ सिवियर एक्सक्लूजन एज वेल, क्योंकि जो समाज है, जो एनवायरनमेंट है, उसमें कितने बैरियर्स हैं उनके लिए। तो अब इनकी जो चीज़ें हैं वो रिकॉग्नाइज नहीं है। अगर सिस्टम्स बने हैं तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर्स की शॉर्टेज है। तो अर्ली इंटरवेंशन मेजर्स में हम क्या कर सकते हैं, सरकार क्या कर सकती है, एनजीओज की तरफ से क्या हेल्प होती है? ये एक डिलेमा और विडंबना मुझे लगता है दयाराम जी और रेणु जी एग्री करेंगे। विश्व स्तर पे इंक्लूसिव लिविंग की और इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई कि भाई जो शारीरिक रूप से, खासकर डेवलपमेंटल रूप से कुछ विकलांग बच्चे हैं, उनकी जीवन शैली और उनकी शिक्षा प्रणाली अलग न की जाए, जिससे उनको एक्सक्लूजन न महसूस हो, वो बाकी समाज से जुड़े हो। विडंबना ये है कि हमारे जैसे इतने बड़े देश में, जहां रूरल और सेमी अर्बन पॉपुलेशन में सेवाएं, जो स्पेशल स्कूल्स दयाराम जी कह रहे थे, वही नहीं है। तो जब आप इंक्लूसिव एजुकेशन बात करते हो, राइट टू एजुकेशन में सारा ला दिया, वो कागज में, कानून में हो जाता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाती है। तो बहुत सारे और मुद्दों की तरह मेरी नागरिकी रूप में और प्रोफेशनल रूप में ये पीड़ा रहती है कि हम दोनों स्टूल्स के बीच गिर रहे हैं। न तो हमारा जो प्रणाली का पहले का समाज था वो हम फॉलो कर रहे हैं, और हम पाश्चात्य देशों की तुलना में उनके पीछे दौड़ लगाने में ऐसे प्राविधान ला देते हैं। तो अब जो स्पेशल स्कूल्स है, जो दयाराम जी कह रहे थे, वो बंद हो गए, वो गैर कानूनी हो गए ऑलमोस्ट।
नॉर्मल स्कूल्स में इन बच्चों को आसानी से लिया नहीं जाएगा, लिया भी जाएगा तो वहां इतनी नेगेटिविटी होगी इन बच्चों की तरफ। तो जैसे मैं बहुत सारे और मुद्दों पे ये सोचता हूं, हमारे जैसे देश में हमें सामाजिक रूप से सरकारी क्षेत्र में हर लेवल पे ये हिम्मत होनी चाहिए कि हम अगर चेंजेस लाएं तो धीरे धीरे करके लाएं, ट्रांजिशनल वे में लाएं। लेकिन डॉक्टर देसाई एक जो छोटा सवाल है, कानून बदल दिया, हाँ, ये ऐसे होगा। डॉक्टर देसाई एक छोटा जी डॉक्टर देसाई एक छोटा सवाल है कि नॉर्मली जो एक परसेप्शन होता है कि जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चे हैं, क्या हम उन्हें कह सकते हैं, एक तो हम रिटार्ड्स जैसे अब हम वर्ड्स यूज़ नहीं करते, और ऐसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको कि नए लॉ के तहत ये कहा जाता है कि अब इसे इनसेंसिटिव माना जाता है, हम यूज़ नहीं करते। बट क्या हम ये कह सकते हैं कि हर बच्चा जो कि डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी से ग्रसित है, इज दैट चाइल्ड मेंटली चैलेंज्ड? क्या हम उसके लिए ये शब्द यूज कर सकते हैं? आपसे समझना चाहेंगे। ऐसा है, मेंटली चैलेंज शब्द एक अम्ब्रेला टर्म की तरह यूज किया गया था और अभी भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा पाश्चात्य देशों का असर है। कुछ हद तक एक्चुअली सच है कि हर शब्द प्रयोग 10-20 साल के बाद नेगेटिव हो जाता है। तो मेंटल रिटार्डेशन हैंडीकैप कहते थे, फिर मेंटल रिटार्डेशन कह दिया, फिर इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट कह दिया। तो जो सामाजिक प्रक्रिया है नेगेटिव कॉनोटेशन की, वो अपनी धार पे चलती रहती है। और जो एनजीओ दयाराम जी जैसे, आपके हमारे जैसे संवेदनशील एजेंसीज है, उनको लगता है कि ये नेगेटिव हो गया तो हम उसको बदल देते हैं। अगर आम समझ के लिए मेंटली चैलेंज कहना चाहें, शायद ऑब्जेक्शनेबल हो, लेकिन कानून परस्त इंसान या वकील शायद उसको ऑब्जेक्शनेबल कहेगा। उसको कहना पड़ेगा आईडीडी, जैसे मैं आपको मैसेज में लिखा था, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, जो मानसिक बीमारी से अलग है। और मैं दयाराम जी की परमिशन से भी कहना चाहूंगा, शारीरिक विकलांगताएं जो है, देखने की कमी, सुनने की कमी, वो भी एक अलग प्रकार है। दुख के साथ, अगे एक बार और पीड़ा के साथ कह रहा हूं, विकलांगता के क्षेत्र में किसको कितना हिस्सा मिले ये पॉलिटिक्स जरूरी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सच्चाई है। जो शारीरिक बीमारी, जो शारीरिक विकलांगता दिखती है, आंखों में देखने की कमी, हियरिंग की, उसमें फिर भी विज्ञान भी और विकास कर गया और एलोकेशन और एम्फेसिस और हो जाती है। ये जो हिडन इलनेसेस है, हिडन डिसेबिलिटीज हैं, वहां फिर भी अभी एम्फेसिस कम रहता है। तो हमें एडवोकेसी जरूर चाहिए। एक चीज और कहना चाहूंगा, एक कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैब सेंटर का, DDRC जी। कानून के रूप से हर डिस्ट्रिक्ट में एक DDRC होना चाहिए, और वो DDRC ऐसा हो जो हर विकलांग व्यक्ति को मदद करे अपनी क्षमता पूरी तरह हासिल करने में। बिल्कुल, लेकिन रेणु, वो ग्राउंड लेवल पे DDRC बहुत वीक है जी। ओके, तो ये सिस्टम वीक है आप कह रहे हैं। रेणु, आपके पास आऊंगी कि हमारे पास दो लॉज है, एक मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है, दूसरा डिसेबिलिटी एक्ट है। अगर हम इन दोनों लेजिस्लेशंस का अगर हम समावेश करें तो ये दोनों लॉज कितने हेल्पफुल हो पाए हैं, चाहे हम दिव्यांगों की बात करें, चाहे एक्चुअली मेंटली चैलेंज जो बच्चे हैं उनकी अगर हम बात करें। सो थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। यस डॉक्टर देसाई, गो अहेड। लागू ही नहीं होता, मेंटल हेल्थ केयर लागू नहीं होता इन पर। ओके, तो कंफ्यूजन ना करें। अच्छा, तो मेंटल हेल्थ केयर 2016 का RPWD। ओके। तो रेणु, मैं ये पूछ रही थी आपसे कि जो लॉज है, जो लेजिस्लेटिव प्रोविजंस हैं हमारे सिस्टम में, वो कितने कारगर साबित हो पाए हैं? हैव दीज लॉज बीन एबल टू हेल्प द चिल्ड्रन लिविंग विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी? सो आई थिंक अभी जैसे डॉक्टर देसाई ने कहा, all children with developmental disabilities are not mentally challenged. Let's understand that first. Right. Okay, you can have a child with cerebral palsy who can be extremely bright. Yes. So the fact is, आप इसको homogenize नहीं कर सकते. One size fits all तो इनके ऊपर लागू हो ही नहीं सकता है। हाँ, तो सबसे पहले तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो अगर वन साइज फिट्स ऑल नहीं आता है और हमारा लेजिस्लेशन कहता है सभी के लिए एक ही तरह से हम लोग स्कीम्स बनाएं, तो वो तो फिर ऑब्वियसली दे गोइंग टू फेल। See, so I think the problem, not the problem, I think the challenge is that we need to look at each individual as an individual and make their individual educational and intervention plans. वो उस तरह का सिस्टमिक जब तक हम काम नहीं करेंगे, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज आप देखिए, इवन विद द फैक्ट दैट यू आर टॉकिंग ऑफ इंक्लूजन, हम एकीकरण की बात करते हैं, समग्र शिक्षा की बात करते हैं, मगर आप आज भी आप देखें तो आपके बहुत सारे बच्चे स्कूलों में एनरोल्ड जरूर हैं,
मगर सीख नहीं पा रहे हैं, तो वो किस तरह की शिक्षा हुई, है ना? तो हमें ये भी तो देखना है, सिर्फ मेयर एनरोलमेंट इज नॉट एजुकेशन, राइट? हमें इनको सोशली इंक्लूड करना है, एकेडमिकली इंक्लूड करना है और उनके पोटेंशियल को उभारना है। हर बच्चे में पोटेंशियल है, हर एक विकलांग बच्चे में। हम ये नहीं सोचे कि अब मुझे थोड़ा सा मुश्किल होता है जब मैं सुनती हूँ कि कोई विकलांगता से ग्रस्त है, क्योंकि मेरे घर में भी एक बच्चा था जो सेरेब्रल पॉल्सी बच्चा है, मेरा नेफ्यू है, आज वो लॉयर है, हाँ, वो चल नहीं पाता था। तो मुझे याद है मेरी मदर इन लॉ ने कहा तो कोई बात नहीं, वो चल नहीं पाएगा मगर वो स्कूल क्रॉल करके तो जा सकता है, रिड़ के तो जा सकता है। और वैसा ही हुआ, वो बच्चा क्रॉल करके जाने लगा स्कूल। मिशनरी स्कूल था, उन्होंने कहा वो बच्चा 15 मिनट पहले आएगा और 15 मिनट पहले छोड़ेंगे उसको, क्योंकि वो चल के नहीं आ सकता था, उठा के नहीं आएगा। मैंने उनको कहा, मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ, तो मैंने उनको कहा कि आप इसको प्लीज उठा के मत लेके जाइए, उसको आत्मनिर्भर बनाइए, अपने आप सीखेगा। फिजियोथेरेपी चलती रही, वो बाद में चलने लगा विद सपोर्ट। बट द फैक्ट इज, अगर हम पहले ही सोच ले कि ओहो ये बच्चा तो चल नहीं सकता, स्कूल कैसे पहुंचेगा? क्यों? क्योंकि हर स्कूल में हर बच्चे को चल के आना है। एग्जैक्टली, आपने एक बहुत, हाँ रेनू, आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि इनकी मेन स्ट्रीमिंग की जाए, इन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। दया, मेरा आपसे सवाल है कि जब आप ग्राउंड पे काम करते हैं तो माइंडसेट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और माइंडसेट खासकर पेरेंट्स का, सरकार का, ब्यूरोक्रेसी का, NGOs जो इसमें इंटरवीन कर रही हैं, इसमें सबका माइंडसेट देखा जाता है। लेकिन जो एक हमेशा से एक धारणा बनी हुई है कि अगर किसी भी तरीके से बच्चा डिसेबल्ड है तो हम उसे दया के भाव से देखते हैं, और एक कि बेचारा शब्द एक इस्तेमाल होता है कि वो बेचारा है, उसे कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो अगर इस माइंडसेट के चेंज की हम बात करें तो ये ग्राउंड लेवल पर कितना चेंज हुआ है ये माइंडसेट? तो सर्वे से होती है, क्योंकि हम जब अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेन करते हैं या ऐसे बच्चों के लिए कैसे इनको हम सर्वे में लाए, क्योंकि आमतौर पर देखा कि परिवारों में वो निगेट कर देते, बताते नहीं ऐसे बच्चों के बारे में। तो एक तो स्पेशल ट्रेनिंग हमें सर्वे के दौरान से शुरू करनी पड़ती है, और उसी दौरान जो सर्वे के दौरान एक किस्म का ओरिएंटेशन भी होता है, एक कम्युनिकेशन में। तो ज्यादातर पेरेंट्स के साथ ज्यादा दिक्कत नहीं है, उनके साथ बात करने से वो समझ जाता है। टीचर्स भी सकारात्मक है, और टीचर के साथ दिक्कत है कि उनके पास स्किल नहीं है, साधन नहीं है, और करने की कोशिश सब करते हैं। जब परिवर्तन देखेंगे, बातचीत डायलॉग से शुरुआत निगेट करने से होती है कि बच्चों को स्वीकार ही नहीं। आप सर्वे में जाइए, बच्चों का बताएंगे नहीं, लेकिन जब आप डायलॉग शुरू करते हैं तो चेंज शुरू होता है। लेकिन जो प्रोविजंस हमने किए हैं और उसको लागू करने का जमीन पे, जैसे देसाई साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात है कि वो ड्रास्टिकली कई बार एक बार तय कर लेते हैं कि ऐसा करना है, और उसके नीचे जो तैयारी करनी है उसकी कुछ करते नहीं। तो हम बीच में इधर भी नहीं उधर भी नहीं है, और बच्चों को काफी कठिनाई हो रही है। जो मैंने कहा कि खास करके कहीं भी स्कूलों में शिक्षक, ये प्रोविजन है सर्व शिक्षा अभियान में कि हर ब्लॉक में 2 स्पेशल एजुकेटर होंगे और वो ट्रेनिंग करेंगे। किसको ट्रेनिंग करेंगे? टीचर्स जब 30 से 40, 50 से ज्यादा बच्चों को संभालते हैं तो उनके लिए समय निकाल के करना, ट्रेनिंग में जाना, ट्रेनिंग को समझ, और किन किन की ट्रेनिंग करेंगे? उनको सिर्फ एक तरह के चैलेंज बच्चे नहीं है, कई तरह के चैलेंज है। तो कुछ के लिए तो आसान हो जाता है, जो मैंने कहा फिजिकली चैलेंज है, जो हियरिंग इम्पेयर्ड है, लेकिन इस तरह के जो मेंटल या डेवलपमेंटल चैलेंज है वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और वो नेग्लेक्ट हो जाता है। बिल्कुल, पेरेंट्स भी कोशिश करते हैं। मुझे लगता है एटीट्यूड तो आप बदल सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल स्किलिंग का है, सबसे बड़ा सवाल प्रोविजन का है, और उसको लागू करने का है। और मैंने कहा कि हमने ड्रास्टिकली कई चीजें निर्णय किया कि नहीं, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, और उसकी कोई तैयारी हमने नहीं की है इंटीग्रेटेड के लिए, और फिर वो बच्चों को ज्यादा दिक्कत। बिल्कुल। डॉक्टर देसाई, एक फिगर है जो हमारे पास है, 2018 की जो लैंसेट की रिपोर्ट थी, वो कहती है कि इंडिया हैज सीन अ मार्जिनल डिक्लाइन। 1990 में जो बच्चों की संख्या थी जो कि डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी से ग्रसित थे, दैट फिगर वाज 1.20 करोड़। नाउ द फिगर हैज कम डाउन टू 1.15। इट इज अ मार्जिनल डिक्लाइन, बहुत कम डिक्लाइन हुआ है। और जैसा कि अभी दया कह रहे थे कि प्रोविजंस चाहिए, लेकिन जब हम प्रोविजंस की बात करते हैं तो सारी चीजें आकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटक जाती है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में क्या प्रोवाइड करेगी, लेकिन इसके अलावा और किस चीज की जरूरत है, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो? जो दयाराम जी बात कर रहे हैं
वो है मैं इनकी एक्टिविटीज को बहुत नहीं जानता, लेकिन जितना आपने बताया दयाराम जी की और उनके ऑर्गेनाइजेशन की जो सफलता है वो एक बूंद है। आपके प्रोग्राम का जो नाम है वो बहुत अच्छा है, वो बूंद है, वो सागर में गागर जैसा है। 5, 10, 50 शायद 500, 600 ऐसे एजेंसीज है जो 25, 50, 100 बच्चों को और उनके जीवन को टच कर पाते हैं। कि उन करोड़ों की जो आप बात कर रहे हैं वहां तक पहुंचने के लिए मैसिव प्रोग्राम सरकार की तरफ से, एनजीओ के सहयोग से चाहिए होगा। मैं उस पर जाना चाहता हूं जो रेणु जी ने बात कही। सबसे बड़ी बाधाएं इन बच्चों की मदद करने में कि वो अपना पूर्ण विकास कर सके और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके, क्या बाधा है? एक तो स्ट्रक्चरल है, सिस्टमिक है, सबसे बड़ा है एटीट्यूडनल। उनके कैरियर्स में, फैमिली में बदनसीबी से कहना पड़ेगा, डॉक्टरों में इंक्लूडिंग साइकियाट्रिस्ट में, नहीं जी जैसे आपने स्टोरी ने बताया, नहीं जी ये तो इतना ही हो सकता है, इससे आगे नहीं होगा। तो वो जो ब्लॉक्स, सीमाएं समाज बांधता है, शायद उस बच्चे की सीमा असीम है। जो तीसरी बात कहना चाहूंगा, जो रेणु जी ने बात कही, स्पेशल एजुकेशन जो प्रोफेशन है वो पहले सरकार और समाज समझे। मेडिकल डॉक्टर, मनोचिकित्सक है, साइकोलॉजिस्ट है, सोशल वर्कर है, लेकिन जो आईडीडी की हम बात कर रहे हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्पीच थेरेपी और फिजियोथेरेपी। रेणु जी ने जैसे करा, स्पेशल एजुकेटर जो हैदराबाद में इंस्टीट्यूट है वहां है, बाकी और जगह, तो वो स्पेशल एजुकेटर जैसे दयाराम जी कह रहे हैं, उनको 50, 100, 200 बार वो मेहनत करना पड़ेगी। बिल्कुल। तो अगर एक स्पेशल एजुकेटर है और 100 स्टूडेंट्स हैं तो वो हो नहीं पाएगा। बिल्कुल। सो अर्ली इंटरवेंशंस की जरूरत है। एक ब्रीफ कमेंट जिसके पहले कि मैं प्रोग्राम खत्म करूं, रेणु आपके पास आऊंगी कि टारगेटेड इंटरवेंशंस की जरूरत है। डिक्लाइन बहुत कम, बहुत ही हल्का दिख रहा है, तो आपसे एक सोल्यूशन जानना चाहूंगी और आई एम श्योर जब सरकार के लोग जब इस प्रोग्राम को देखेंगे तो वो भी इस पर सोचेंगे। एक क्विक सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम आपसे समझना चाहूंगी, बहुत ब्रीफली। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें हर टीचर को, हर आंगनबाड़ी वर्कर को हमें बेसिक स्किलिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास स्पेशल एजुकेटर्स पूरे नहीं कभी भी होंगे। आज आपके पास बेरली 70,000 स्पेशल एजुकेटर्स रजिस्टर्ड है आरसीआई में। तो मेरे जैसे लोगों पर मत निर्भर करिए प्लीज। आपको हर मेन स्ट्रीम टीचर, हर आंगनबाड़ी, हर आशा वर्कर, आज गवर्नमेंट इज लुकिंग एट RBSY, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को रोल आउट कर रहा है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप सेंटर्स बना रहे हैं उसमें आप स्किल्ड लोग रखें, ट्रेन करें डॉक्टर्स को, आशा वर्कर्स को। आई थिंक बहुत बड़े स्तर पर ये ट्रेनिंग होनी चाहिए, हमें मॉड्यूल्स बनाने चाहिए, अब टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए और मेरे जैसे लोगों को रेफरेंस के तौर पर यूज करना चाहिए। ओके, तो रेणु सिंह बिल्कुल आपको रेफरेंस के तौर पर यूज किया जाएगा और आपको बार बार ऐसे प्रोग्राम्स के लिए आपको, डॉक्टर देसाई को और दया जी को हम कॉल करते रहेंगे। दया, हमारे पास समय बहुत कम है, सो आई रियली हैव टू रैप अप द प्रोग्राम। लेकिन जैसा कि सारे गेस्ट्स ने बोला कि आज माइंडसेट चेंज की जरूरत है, एटीट्यूड्स को बदलने की जरूरत है, क्योंकि डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी एक हिडन इलनेस है जो कि सबको दिखती नहीं है, इसलिए ज्यादा बड़ी चुनौती है और इस पर सरकार, एनजीओज, मीडिया, शायद सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो बूंदे ओस स्कीम में आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, आप इस पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? अगले हफ्ते किसी और इशू के साथ इसी प्रोग्राम में आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।